हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हमने आपसे कहा था कि जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर कराऊंगा तो उसके साथ साथ मैं एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों क्वेश्चंस को करता चलूंगा। मेरे 10 वीडियो लेक्चर पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी भी सिर्फ हमने कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर हमने उसके बाद से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, फिर हमने पढ़ा था टॉर्क। यहां तक हमने कवर किया था। उसके बाद एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, लेक्चर नंबर 10 आप देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 10 बाय मोहम्मद आलम अंसारी। यूट्यूब पर या आलम फाउंडेशन क्लासेस टाइप करके देख सकते हैं। और जो लोग मेरे इस चैनल पे आज नए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करिए और पढ़िए मेरे साथ क्लास 12 की या क्लास 9 से 12 तक की साइंस एंड मैथमेटिक्स, जिसमें क्लास 11 की फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उसी क्रम में आज शुरू करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें मुझे आज पढ़ाना है आपको नीट के क्वेश्चंस कराने हैं। जितना मैंने अभी तक 10 लेक्चर में पढ़ाया है, 1 से 10 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो भी मेरे चले हैं, उसमें मैंने जो कुछ भी आपको थ्योरीज कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, उन्हीं पर बेस्ट जो नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक पूरे 37 ईयर्स में, 37 साल में, जो क्वेश्चंस नीट में मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से अब तक जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज ये सेशन, क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। ध्यान दीजिए, नीट 2017 का ये क्वेश्चन है। 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी मैं उनको भी कराता हूँ। 2017 का ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, फिर पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कल्पना कीजिए, मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अपने आवेश में अल्प अंतर होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश में अंतर नहीं के बराबर है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन का होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम होता है। बट ये क्वेश्चन हमसे ऐसा कह रहा है कि आप कंसीडर करिए कि जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उनके आवेश में अल्प अंतर है। क्या है? इसमें से एक, मतलब इलेक्ट्रॉन पर -e चार्ज है और प्रोटॉन पे E+ΔE चार्ज है। फिर से मेरी बात सुनिए, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे मान लीजिए -e चार्ज है और प्रोटॉन पे मान लीजिए E+ΔE चार्ज है। ये बात आपको समझ में आ गई? यदि एक दूसरे से d दूरी पर रखे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, कौन रखे हैं एक दूसरे से d दूरी पर? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो उनके बीच स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का परिणामी शून्य है। द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड द फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो रिजल्टेंट है, वो 0 है। तो आपको बताना है कि ΔE का वैल्यू क्या होगा। ये जो ΔE है वो किस कोटि की होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। एक चीज आपको दिया है, मास ऑफ हाइड्रोजन 1.6 × 10⁻⁻27 की ग्राम। आपके पास 4 ये ऑप्शन है, इसमें कोई ना कोई सही होगा। क्वेश्चन से एक बार पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिए फटाफट। मैं इस क्वेश्चन को मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास यही स्पेस है और मुझे इसी में क्वेश्चन सॉल्व करना है। फटाफट क्वेश्चन आप अपने कॉपी पेन की सहायता से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। इसको पॉज करके जल्दी करिए। नोट हो गया? चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा था समझिए। कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से d दूरी पे रखे हैं, ठीक है। कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल है, और जो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनका अंतर, उनका परिणामी 0 है। परिणामी 0 कब होगा आप बताइए ना? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए। ये कंडीशन आपको दिया है। तो आपसे पूछ रहा था कि ΔE की वैल्यू बताइए। तो अब पहले निकालेंगे नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये क्यों लिखा आपने। तो हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा?
तो देखिए नेट चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है E प्लस डेल्टा E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है E, अब यहां हो जाएगा E प्लस डेल्टा E माइनस E, ये स्वाहा, तो क्या बचा डेल्टा E। बहुत अच्छे। नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम क्या आ गया डेल्टा E। यहां तक समझ में आया आपको? फिर से क्वेश्चन समझाता हूं। दो हाइड्रोजन एटम है, d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इनके बीच में क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि इनके चार्ज होंगे, इनके पास चार्ज होगा, हाइड्रोजन के जो चार्ज है उसके थ्रू लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है, क्योंकि इसका अपना पर्टिकुलर मास भी होगा, तो उसके थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, यानी Fe माइनस Fg इक्वल टू जीरो। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ डेल्टा E। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन आपको E प्लस डेल्टा E मिल गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस E दिया है। सॉल्व करके हमने हाइड्रोजन पर नेट चार्ज फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया कुछ इस तरह हो गया, इस हाइड्रोजन की जगह मैं अगर सिर्फ चार्ज लिखूं डेल्टा E, यहाँ डेल्टा E डिस्टेंस d, कह रहा है अब इसके बीच फोर्स बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा। अब यही हाइड्रोजन की जगह मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ये पहला, फिर यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन दूसरा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम है, d डिस्टेंस पर Fg। तो पहले हमें Fe और Fg निकालना होगा, फिर हम इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। इतना हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। आइए अब देखिए अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहले करेंगे कि पहली कंडीशन में फोर्स Fe, E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe फाइंड करिए। Fe इक्वल टू होगा K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने K लिखा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा Fe इक्वल टू K डेल्टा E इंटू डेल्टा E अपॉन R स्क्वायर यानी D स्क्वायर, Fe इक्वल टू K डेल्टा E स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे Fg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर से, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला यही होगा, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 मास ऑफ हाइड्रोजन, दोनों मास ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, तो mh का होल स्क्वायर, क्योंकि mh इंटू mh लिखेंगे, एक लाइन कर ही लेते हैं, आपकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। सॉरी इट इज माय पर्टिकुलर। चलिए d की क्या हो जाएगी d स्क्वायर, r d है, तो क्या हो जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो Fg इक्वल टू G mh का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आएंगे यहाँ पर Fe माइनस Fg इक्वल टू जीरो से। चलिए इसको भी करते हैं, मैं इसका भी इरेज कर सकता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब मैं आ जाता हूँ Fe माइनस Fg पर, तो लिखेंगे चूंकि Fe माइनस Fg इक्वल टू जीरो, Fe की वैल्यू क्या थी K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह डेल E स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, इसकी जगह क्या था G mh स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्यों ना मैं इसको उधर लेके चला जाऊँ, बहुत अच्छे, K डेल E स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर G mh स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें डेल E चाहिए, K को इधर ले जाइए, तो डेल E स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताइए G mh का स्क्वायर अपॉन K। अब आप सारी वैल्यू पुट करिए, डेल E स्क्वायर इक्वल टू G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, कैपिटल G की यही वैल्यू होती है। mh मास ऑफ हाइड्रोजन अभी मैंने आपको लिख के दिया था 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आप इस जब समीकरण को हल करेंगे तो आपको जो फाइनली इसका वैल्यू मिलेगा, मैं क्योंकि टाइम इन्वेस्ट करने के अलावा मैं इसका सीधा 1.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 कोलॉम। ठीक है, ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और इस प्रकार जो आपका ऑप्शन था, आपने तीन ऑप्शन लिखे हुए थे ना A B और C, जो आपका ऑप्शन नंबर C क्या था आपका करेक्ट होगा। तो वॉच करके इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर ले, क्योंकि आपसे सिर्फ ऑर्डर पूछा है
तो यहाँ पे जो पावर का ऑर्डर है वही आपसे आंसर में देना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, ये नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा होगा, पर मैं पढ़ दे रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। 2 पॉइंट चार्ज है, 2 बिंदु आवेश है ए और बी। ध्यान दीजिए, ए और बी 2 पॉइंट चार्जेस हो गए, मैं बनाते जा रहा हूँ, आपको समझना होगा। जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, एक पर प्लस क्यू है, दूसरे पर माइनस क्यू है। कह रहा है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी डी है। चलिए, ठीक है, इनके बीच लगने वाला बल F है, फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज F। फिर क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, जितना पढ़ा उसको बनाया भी। 2 बिंदु आवेश, 2 पॉइंट चार्ज ए और बी है, ए और बी 2 पॉइंट चार्जेस हो गए। प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हो गए, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके बीच लगने वाला बल F है, फोर्स बिटवीन देम इज F। यदि ए का 25% चार्ज, इसका 25% चार्ज, इस चार्ज का 25% बी को दे दिया जाए, बी को दे दिया जाए, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा। ये नहीं कह रहा है कि दूरी घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, दूरी उतनी ही रख रहे हैं। तो एक बात मैं आपको समझाऊं, आपने पढ़ा है कि फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस समझ जाइए, फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या होता है, आपने पढ़ा था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी ये जो डिपेंड कर रहा है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, जो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के मात्राओं के समानुपाती है। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको फाइंड कर लेना है कि जब 25% चार्ज ए से बी में चला जाएगा तो अब ए और बी पे नया चार्ज क्या होगा। बस उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नेट न्यू फोर्स आपको पता चल जाएगा। 2 इक्वेशन बना के हल करने से ज्यादा जरूरी है, आपको बस वो कर लेना, अभी तुरंत आंसर आपका सामने आ जाएगा। एक बार ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को पॉज कर ले, नोट कर ले, हो चुका होगा, मिटाता हूं मैं और मैं इसका सोल्यूशन आपको देता हूं। देखिए, बहुत ही इजी वे में। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। कहता है कि ए का 25% बी को दिया, बी को दिया, ठीक है। ए का 25% आवेश, 25% आवेश, आवेश चार्ज किसको दिया, बी को दिया। तो ए पर चार्ज क्या हो जाएगा, ए पर चार्ज क्या हो जाएगा, 25% दे देगा तो 75% बचेगा। तो जो पुराना चार्ज क्यू है उसका 75%, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 75%, तो क्यू गुणे 75/100, तो क्या हो जाएगा 75, 25 या 75, 25 चौको 100, 3q/4 ए पर आवेश आ जाएगा। फिर इसी प्रकार बी पर चार्ज निकाल लीजिए, बी पर चार्ज वो कितना हो जाएगा, बी पर जो चार्ज आएगा, बी पर पहले कितना चार्ज था, क्यू माइनस क्यू, ठीक है, प्लस ए का कितना परसेंट दिए हैं, क्यू का, क्योंकि ये प्लस क्यू है, इसका 25%। भाई इसके पास पहले कितना था, माइनस क्यू था, और कह रहा है कि बी वाले को ए वाले का 25% दे देना है। ए का जो 25% चार्ज होगा वो इस माइनस क्यू में जोड़ देंगे। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसका अलजेब्रिकल सम करेंगे। इसको मिटाई देता हूं, कोई मैटर नहीं इसका। चलिए, माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू 25/100 सॉल्व करिए फटाफट। माइनस क्यू प्लस 25 चौको 100, q/4 सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, माइनस 4q में से 1q जाएगा तो माइनस 3q/4। अब हमें ए और बी पर न्यू चार्जेस मिल गए, अब हमें फोर्स बनाना है। तो चलिए, बहुत आसान है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस अभी भी सेम है, तो न्यू फोर्स F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, F डैश क्या हो जाएगा, q1 q2 करिए 3q/4 इंटू माइनस का 3q/4, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो F डैश कितना हो जाएगा बताइए। तो ये चाहे तो आप, मैं एक इजी वे करने का बता रहा हूं, ये कोई तरीका नहीं, ये सवाल का आंसर आ गया आपका, क्योंकि देखिए 3 3 जा 9, 9q/4 4 जा 16, यानी हमारा जो आंसर आएगा 9/16 F आएगा। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया आपको करने का। अगर आप चाहते कि नहीं सर ऐसे नहीं करो, सब वो पुराना वाला करो जो अच्छा सा करते हैं आप, यहाँ पे ले लीजिए दोनों चार्ज, Q प्लस का माइनस का, A B D डिस्टेंस, यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा, K, Q और Q क्या हो जाएगा, Q² अपॉन D।
अब ले लीजिए दूसरा कंडीशन में ए और बी पे चार्ज क्या आ गया, यहाँ आ गया 3q/4 और यहाँ आ गया -3q/4। डिस्टेंस d है तो नया फोर्स कितना हो गया k, F डैश इक्वल टू k q स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 9q²/16। समझ रहे हैं, q1 q2 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया सीधा अपॉन d स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए फटाक से, तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ 9 और 16 को बाहर कर ले रहा हूँ, ठीक है, और लिख दूंगा k q²/d²। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। इक्वेशन 1 से देखिए k q²/d² को क्या लिख देंगे f, तो f डैश इक्वल टू क्या मिल गया भाई 9/16। दिस इज योर आंसर। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट हो गया। एक छोटा सा मैं बात आपको बताऊं, देखिए मैं जब पढ़ता था तो मेरे टीचर मुझसे कहा करते थे जब भी आप कंपटीशन में एग्जाम देने जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठते हैं, तो वहाँ एक चीज़ की परीक्षा होती है जो आपको लगता होगा कि नॉलेज की परीक्षा होती है, वो तो सब लोग ले रहे हैं, कोई ना कोई माध्यम से हर कोई पढ़ रहा है, हर चैप्टर को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई कर रहा है। कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है जैसे यूट्यूब से, या कोई ऑफलाइन टीचर से पढ़ रहा है, कोई स्कूलों में जाकर पढ़ रहा है, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो सब कोई अपने अपने स्तर से जिसकी जिस प्रकार से क्षमता है वो वैसे पढ़ रहा है। लेकिन जब कंपटीशन में आप बैठते हैं तो वहाँ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें सबसे प्रमुख चीज़ मैं बताता हूँ। मेरे टीचर कहा करते थे कि वहाँ सबसे प्रमुख चीज़ है वो है टाइम, क्योंकि परीक्षा वहाँ पे कभी भी ज्ञान की नहीं होती है। हर कोई सीख के जा रहा है, हर कोई पढ़ के जा रहा है, कोई आपसे बहुत बेहतर पढ़ा होगा, आप उस हिसाब उस लेवल की चीज़ें नहीं पढ़े होंगे, बट वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है परीक्षा होती है समय की। कौन अपने उस 3 घंटे को सबसे अच्छे से यूटिलाइज करता है, ये बहुत मायने रखता है। आप समय के अंदर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पता ये चला कि आप 40 क्वेश्चन करते करते आप 3 घंटा पूरा गंवा दिए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रॉपर इस बात को देखना चाहिए कि हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस, धैर्य। पेशेंस रखें, धीरे धीरे आप जरूर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। श्री आनंद सर कहते हैं कि रात जितनी गहरी हो रही है सवेरा उतनी नज़दीक आ रहा है। इसका मतलब आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, आपकी मेहनत जितना ज़्यादा होगी, आप अपने लक्ष्य की तरफ उतना ही नज़दीक होते जाएंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप पढ़िए तो आप अपने विचार से, अपने क्रिएटिविटी से देखिए कि इस क्वेश्चन को कितना ईजी वे में, कितना जल्दी सॉल्व किया जा सकता था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि उस मेथड से बहुत जल्दी आंसर आ गया। आप ये पूरा लिखेंगे, ये कोई चेक करने वाला नहीं है वहाँ पे। इस क्वेश्चन को बिना लगाए भी आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका 75% बचेगा तो 3q/4, इसका ये जब 25% लेगा तो इस पर चार्ज आएगा -3q/4। चूंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यानी फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो 3q/4 का मल्टीप्लाई करके चेक करिए तो 9/16 या 9/16 या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दे करके इस चैप्टर को पढ़िए। जो भी पढ़ रहे हैं उसको खूब अच्छे से पढ़िए तो आप ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे। प्लीज पॉज करके इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो बोर्ड में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर ये नीट में क्वेश्चन आया होगा 2019 में आया भी है, जो बच्चा इस क्वेश्चन को देखा होगा वो कहा होगा सर मेरा तो बस ये करेक्ट होगा, बाकी करेक्ट हो या ना हो। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 9-10 के बच्चों को पता होता है। अल्फा कण में होते हैं, अल्फा कण, पहले अल्फा कण के बारे में जान लेते हैं। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका अल्फा कण होता है वह द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होता है, हीलियम, ठीक है, हीलियम का वो परमाणु जिस पर 2 धनावेशित या हीलियम आयन हो जाएगा। तो अब ये बताइए, हीलियम का सिंबल होता है 2He4, चूंकि रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाला कण है। अच्छा, हीलियम का सिंबल होगा 2He4। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि हीलियम का एक अपना नाभिक होगा जिसमें 2 न्यूट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, बाहरी कोश में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, ये हीलियम है। अब यहाँ पे समझने जैसी बात है, कह रहे हैं कि अल्फा कण में होते हैं। अच्छा, अल्फा कण क्या है भैया, हीलियम का नाभिक, तो नाभिक में कौन होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। एक चीज मैं आपको बताऊं,
एक क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को प्रिपेयर करने का। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा। अगर वो वन आंसर सही है तब, मल्टीपल टाइप नहीं है तब, कई आंसर सही नहीं हो रहे, केवल एक आंसर ही सही हो रहा है उसका तब। तो अगर उसमें से केवल एक ही आंसर सही है तो 3 आंसर तो गलत होंगे, और वो 3 आंसर हो सकता है कि 3 नए क्वेश्चंस के आंसर हो। जैसे आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका सोल्यूशन में क्या है, अल्फा कण में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो आंसर लिखा हुआ है ये हीलियम के पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये एक क्वेश्चन है अपने आप में और उसका एक सोल्यूशन भी है। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं ना तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन भी होता है, उसके 4 ऑप्शंस एक सोल्यूशन भी आपको देते हैं, 4 नए क्वेश्चंस आपसे प्रिपेयर कराते हैं यदि वो चारों सही आंसर लिखे गए हैं किसी अलग अलग प्रश्न के। जिस प्रश्न को दिया गया है उसका तो एक होगा ही होगा, उसके अलावा 3 ऑप्शन 3 नए क्वेश्चंस की भी व्याख्या कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि करें, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए तो उसमें ये ध्यान दीजिए कि क्या उसके जो आंसर हैं वो हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे ये तो हमें ये बता दिया, लेकिन इसने बताया कि ये हीलियम के लिए डाटा है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। बाकी अल्फा कण में होते हैं केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सोचिए ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन कहता है यार क्रैक नहीं होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, कंपटीशन बीट नहीं होगा? वो बस डर का माहौल पैदा करते हैं, डर का बिजनेस करते हैं। आप इस डर के बिजनेस से बाहर आइए। इस फ्री कोचिंग में आप देखिए कि आपको वो बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जितना मुझे आता है मैं उससे भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा, आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल के माध्यम से आप अपने एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करिए। प्लीज़ इसको पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिखा है 2018 में नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस आपको पढ़ना है। कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से, देखिए कुछ बातें ऐसी हैं ना जो आपको तुरंत समझनी होगी। विरामावस्था का मतलब होता है u बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक समान तथा ऊपर की ओर निर्देशित ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, यह दूरी गिरता है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है वो u बराबर 0 वेग से नीचे गिर रहा है h दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण अपरिवर्तित रहते हुए, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, इसकी दिशा बदल दी जाए। मैग्नीट्यूड अब देखिए E नीचे की तरफ हो गया। किसी प्रोटॉन को विरामावस्था से, चलिए भाई प्रोटॉन है, इसको भी विरामावस्था से h दूरी ही गिराया जाता है, उतनी ही दूरी गिराया जाता है। तो कह रहा है कि प्रोटॉन की गिरने में लिए गए समय की तुलना इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरने में लिया गया समय है। यानी कि जब प्रोटॉन गिर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ये भी h दूरी गिर रहा है, ये भी h दूरी गिर रहा है। जितनी इंटेंसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की है उतनी यहाँ भी है। आपको बताना है कि कौन ज्यादा समय लेगा, बस यही बताना है, कौन कम समय लेगा, यानी दोनों के गिरने के समय में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पॉज करके क्वेश्चन नोट हो चुका होगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मैं बेटा आगे इसको सॉल्व करता हूँ। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन मैंने लिख रखा था, ऑप्शन को देखते रहिए कि हाँ मतलब ऑप्शन वही है कि नहीं। चल अब देखिए, आप ये समझिए सॉल्यूशन इसका, देखिए समझिए यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरेगा या प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो दोनों चार्ज पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, तो फोर्स लगेगा। फोर्स क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। Q की जगह आप E लिख सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। अच्छा, जब उस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। देयर इज फोर्स, देयर इज एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू m इंटू ए। तो मैं अगर इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो QE इक्वल टू ma आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ से मैं A बराबर निकाल सकता हूँ QE बाई m। दिख रहा है? छोटा छोटा लिखा हूँ, दिखना चाहिए। अब ये एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा, आप जानते हैं कि जब कोई चीज या साइड से गिरती है तो फार्मूला होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ एंटर एक्सेलरेशन हाफ at स्क्वायर। h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h की जगह में h लिया है। चूंकि u 0 है तो h इक्वल टू ये 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू आपको खटाखट दिख रही है t स्क्वायर। क्यों ना हमें ये t फाइंड कर लिया जाए तो 2m इंटू h, 2m h इक्वल टू QE इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए फटाक से? अंडर 2 QE बाई एम एच, सॉरी QE बाई 2 एम एच।
अब बताइए टी डिपेंड किस पर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये और इसके बाद ये, टी डिपेंड किस पर कर रहा है? टी डिपेंड कर रहा है दो चीजों पर, ठीक है। यहां आते हैं इस चीज पे, टी डिपेंड कर रहा है, टी डिपेंड कर रहा है क्यू पर, ई पर, एम पर, एच पर नहीं, सारी चीजें हैं। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि ई क्या है? कांस्टेंट है। एच क्या है? दोनों कंडीशन में सेम है, तो ये भी कांस्टेंट मान लिया। क्यू क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर। तो टी डिपेंड किस पर किया? टी डिपेंड किस पर किया बताइए ना? टी डिपेंड किया अंडर रूट एम पर। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए टाइम कम लगेगा। मास किसका ज्यादा होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसको कम समय लगेगा? तो लिखेंगे टी इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गिरने में लिया समय क्या हो जाएगा? कम लगेगा। किससे? टी प्रोटॉन से। ठीक है? गलत, ये रिवर्सिबल है, ये आप समझते नहीं है यार। व्युत्क्रमानुपाती है, जिसका यम ज्यादा होगा उसको टी कम लगेगा। मास किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का ज्यादा है ना, तो टाइम किसको कम लगेगा? प्रोटॉन को कम लगेगा, यानी टाइम किसका ज्यादा लगेगा? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटॉन को गिरने में जो लगा समय होगा वह इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में क्या लगा? प्रोटॉन क्या लेगा? बोलिए ना भाई, कम समय लगेगा, कम समय लेगा। उसको गिरने में क्या होगा? कम टाइम लगेगा। तो जो प्रोटॉन का गिरने का समय है वो इलेक्ट्रॉन के गिरने के समय से क्या होगा? कम होगा। इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नोट हो गया? जल्दी पॉज करके नोट करिए। हो गया होगा नोट आपका? चलो हमारे पास बोर्ड पे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र से जो गिवन है उसको लिखता जा रहा हूँ, समय हमारा बच जाएगा। ई की वैल्यू है 2 × 10⁵ मीटर पर कूलम, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और टाउ इक्वल टू हो गया 4 न्यूटन मीटर। ठीक है। अगला है कि जो द्विध्रुव की लंबाई 2l है वो 4 सेंटीमीटर, इसको यहीं चेंज कर लीजिए 4 × 10⁻²। आपसे पूछ रहे हैं आवेश क्या होगा? बहुत आसान है, आपने पढ़ा है टाउ बराबर पी की साइन थीटा, पढ़ा था पिछले क्लास में। ठीक है, वीडियो लेक्चर नंबर 9। देखिए यहां से आप पी निकाल लीजिए, टाउ अपॉन ई साइन थीटा हो जाएगा। टाउ आपको पता है, टाउ कितना है 4। ई की वैल्यू आपको शायद पता है 2 × 10⁵। ठीक है, 2 × 10⁵ ई की वैल्यू है, एक बार चेक कर लीजिए। और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बता सकते हैं आप? बिल्कुल 1/2 होती है भाई। 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? P की वैल्यू हो गई 4 × 10⁻⁵ क्या हो जाएगा? न्यूटन। P बराबर Q × 2l कूलम मीटर। ठीक, ये तो P आ गया। पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लिया। अब पूछा आपसे कि आवेश बताइए, तो P इक्वल टू क्या होता है? Q × 2l। P की वैल्यू क्या है? 4 × 10⁻⁵। Q आपको चाहिए। 2l की वैल्यू क्या है? 2l की वैल्यू क्या दी गई है? 2l, अच्छा, द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 2l = 4 सेंटीमीटर होगा। तो l 2l = 4 सेंटीमीटर होगा, तो क्या रखेंगे यहाँ पे बता सकते हैं आप? तो यहाँ से 2l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × ध्यान से समझिए इसको, जो आपको वैल्यू दिया हुआ है, जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के बीच का, वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर ना होकर 2 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, सॉरी ये गलती हुई है। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा। जब 2 सेंटीमीटर होगा तो 2l की जगह क्या रखेंगे? 2 × 10⁻²। सॉरी ये मिस्टेक था, क्वेश्चन में ही 2 सेंटीमीटर है, कोई जरूरत नहीं। अगर 4 सेंटीमीटर है तो कैंसिल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, बस ये ऑप्शन नहीं मैच करते, फिर आप कहते सर गलत हो गया। तो Q = क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4 और 10⁻² से 10⁻5 नीचे आएगा, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो -3 बचेगा, यानी कि 2 × 10⁻³ दैट मींस Q = 2 मिली। 10⁻³ को क्या कहते हैं? मिली कूलम, COLOM। ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट मींस क्वेश्चन आंसर नंबर सी इज करेक्ट। प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिए।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है दो धनात्मक आयन है, प्रत्येक पर Q आवेश है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है। सॉल्यूशन भी करते रहे थोड़ा फास्ट। दो चार्जेस हो गए Q d डिस्टेंस पर, इनके बीच प्रतिकर्षण फोर्स, जाहिर सी बात है दोनों धनावेशित है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लग रहा है वही F है। तो कह रहा है कि प्रत्येक आयन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, बहुत आसान सवाल है, मतलब आप आंसर देख के बता सकते हैं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि जब आप दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फार्मूला लिखेंगे वो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे d है तो d स्क्वायर। अब यहाँ से F तो F रहने दीजिए, K को K की जगह आप रख लीजिए जो ओरिजिनल लिखा जाएगा 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट। Q इक्वल टू n इंटू ई, n इंटू ई इंटू n इंटू ई अपॉन d स्क्वायर। अब देखिए आपको n चाहिए तो e स्क्वायर होगा, d स्क्वायर कैसे पूरा होगा, तो जहां जहां f d स्क्वायर है उसको सही कर लीजिए, यानी ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। चलिए जहां जहां एफ डी स्क्वायर है वो सही होगा, यानी तीन ऑप्शन में कोई सही है। लेकिन यहाँ की बात और देखिए ई स्क्वायर है, एन स्क्वायर आएगा तो वर्ग रूट वाला ही सही होना है, फिर ये दोनों गलत हो गए, यही आंसर सही होगा। चलिए ये करके चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, एफ इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर ई स्क्वायर। हमको एन चाहिए तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, कुछ इस तरह का दिख रहा है। अच्छा एन स्क्वायर की वैल्यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बना लीजिए पॉज करके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट किया है ये भी सीबीएसई एआईपीएमटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन ये है कि दो बिंदु आवेश हैं प्लस क्यू, तीन बिंदु आवेश हैं प्लस क्यू माइनस 2q और प्लस क्यू। 3 पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस 2q और प्लस क्यू। कहाँ कहाँ रखे गए हैं इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। पहला जो चार्ज प्लस क्यू है वो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू a z इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है। दूसरा x0 y0 z0 मतलब मूल बिंदु पे ओरिजिन पे रखा हुआ है, और एक x बराबर a y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है। कह रहा है कि इस आवेश व्यवस्था के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश के मान और दिशा क्या होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ड्रॉ करना है एक फिगर जो क्वेश्चन में है। चलिए पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए, मैं फिगर बना रहा हूं। नोट हो गया। चलिए ऑप्शन ध्यान में रखिएगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था। मुझे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको बताना है, बहुत इत्मीनान से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए मैं तीन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूं, ठीक है। दिस वन इज द एक्स एक्सिस, ठीक, दिस वन इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कुछ इस तरह से ये होते हैं, ऐसे ये होगा हमारा, इस तरह से हम देखेंगे। तो जेड एक्सिस क्योंकि बाहर हम ऐसे बना नहीं सकते इसलिए मैंने उस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, या ऐसे समझे एक्स वाई एंड दिस वन इज द जेड एक्सिस। नाउ आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जो -2q है वो ओरिजिन पे है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे x 0 होगा, y 0 होगा, z 0 होगा, यानी यहाँ -2q रखा है, ठीक है। एक चार्ज है जो प्लस q है, वो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, a डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x 0 y a और z 0। एक चार्ज है जो यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस a लिया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो q चार्ज है। यहाँ जो कोऑर्डिनेट है x a y 0 और z क्या होगा 0। देखिए x एक्सिस पर सिर्फ x की वैल्यू होगी, y और z 0 होगा। y एक्सिस पर सिर्फ y की वैल्यू होगी, x और z 0 होगा, और z एक्सिस पर तो सिर्फ z की वैल्यू होगी, x और y 0 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इस सिस्टम का जो वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है, इसका परिणामी वैद्युत द्विध्रुव सदिश बताइए, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश बताइए। करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। -2q में मैं अगर -q प्लस q की बात करूं तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, -q एंड -q प्लस -q। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं ये एक प्लस q चार्ज ले लूं और इसका -q ले लूं तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा। इसी तरह से -q और ये प्लस q एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा। तो मैं इसको बाहर बना लेता हूं, यहाँ पे q कर देता हूं, ठीक है, यहाँ -q कर देता हूं, बीच की डिस्टेंस a। तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, P = q × 2l से क्या हो जाएगा P1 V1 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा
Q इंटू 2L की जगह क्या है A, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू A। इन द सेम वे माइनस Q, इसी पर एक चार्ज है, चूंकि नेट चार्ज माइनस 2Q हो जाएगा, और एक है हमारा Q, यहाँ डिस्टेंस भी हमारा कितना है, A का डिस्टेंस है, ठीक है। A डिस्टेंस अगर यहाँ भी है तो इसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो P2 आएगा वो कितना हो जाएगा Q इंटू 2L, तो Q इंटू A, ठीक है। तो P2 क्या हो गया Q इंटू A हो गया। इसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस Q से प्लस Q की ओर, माइनस Q से प्लस Q की ओर। तो ये हो गया मेरे लिए अगले फिगर में, ये हो गया मेरा P1 और ये हो गया मेरा P2। तो जो इसका नेट आएगा वो कुछ ये हो जाएगा, यानी कि इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा। और इस नेट रिजल्टेंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा हमारा, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स ए वाई ए और जेड क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स ए वाई ए और जेड क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए, अब इस P1 और P2 का रिजल्टेंट निकालिए, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं, यहाँ पे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P इक्वल टू रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो P1 की वैल्यू क्या है बताइए, Q इंटू ए, P2 की वैल्यू Q इंटू ए, तो Q इंटू ए का स्क्वायर प्लस Q इंटू ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू बताइए अंडर रूट में 2Q स्क्वायर ए स्क्वायर, या P इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2QA, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, रूट 2QA, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, वो x इक्वल टू a, y इक्वल टू a और z इक्वल टू 0 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 1995 में पूछा हुआ है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं उसकी चर्चा आपसे कर लूं, मैंने उसको बोर्ड पे राइट नहीं किया है। वो जो क्वेश्चन है वो 1999 में पूछा है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में 1999 में पूछा है। कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, इनके बीच में F फोर्स लग रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, तो आप बताइए कि इनके बीच फोर्स क्या होगा। तो अगर आपने मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 और 3 देखा है तो आपको जरूर पता होगा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, अगर उन दोनों चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, तो जो नया फोर्स आता है वो पुराने फोर्स का 1/k गुना हो जाता है। यही आपका आंसर भी होगा, जो नया फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 1/k गुना हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन था 1999 में पूछा हुआ। अगला जो क्वेश्चन बोर्ड पे है वो बहुत ही आसान सा सवाल है, और वो सवाल है क्या, पढ़ता हूं मैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। एक वैद्युत क्षेत्र E x की दिशा में, x अक्ष की दिशा में है, 0.2 कूलम आवेश है, 0.2 कूलम दिया हुआ है चार्ज की बात, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। कह रहा है 2 मीटर चलाने में d इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है, E से 60 डिग्री के कोण पर थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, 4 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, बहुत अच्छे कार्य भी दिया हुआ है। तो E पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। तो आप ये बताइए कि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण रखेंगे तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, आपने पढ़ा होगा W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। हमने क्लास 11th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है W बराबर F डी कॉस थीटा। अगर यहाँ से F डी कॉस थीटा होगा तो W बराबर F बराबर Q इंटू E होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो Q इंटू E क्या हो जाएगा, Q इंटू E इंटू कॉस थीटा, डी छूट गया, Q इंटू E डी कॉस थीटा। चलिए, यहाँ से हमें E चाहिए, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन Q डी कॉस थीटा, ठीक है। आगे आइए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ आगे। यहाँ देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू जो आपके पास है वो है 4, Q की वैल्यू कितनी है 0.2, D की वैल्यू कितनी है 2, cos 30, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है, यस 1/2। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, 40, 2 गुणे 2 और cos 60 का मान 1/2। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, या ऐसे कर लीजिए, इस 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 20 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए पॉज करके इसको नोट कर लिया आपने। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा,
इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नीट में पूछा हुआ ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस हैं Q एंड Q, दोनों प्लस चार्जेस हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में एक तीसरा चार्ज है स्मॉल q रखा गया है, और जब इस तीसरे चार्ज स्मॉल q को रखा जाता है तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों चार्ज संतुलन की स्थिति में आ गए, तो बताइए इस q का मान क्या होगा। फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, कहता है कि दो चार्ज है प्लस q, ठीक है, प्लस q, इनके बीच में कोई तीसरा चार्ज q रखा जाता है, बीच में रखा जाता है, बीच में। मान लीजिए कि इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम x ले लें तो ये वाली डिस्टेंस x/2 होगी, ये भी x/2 होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर बीच में कोई चार्ज हम रखें तो बताइए कि, और बीच में जो चार्ज रख दे रहा है कि ये पूरा का पूरा संतुलन में है। संतुलन का मतलब सब पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, क्या करेंगे, देखिए, चूंकि सभी आवेश संतुलन में है, देखिए ये ऑप्शन आपके सामने है, चेक करते हैं। अभी ऑप्शन पे डायरेक्ट अगर आप जाओगे ना तो भी आपका आंसर मिल जाएगा, कैसे, देखो, अगर चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। सभी आवेश संतुलन में तो क्या हो जाएगा, चलिए इसी पर देखिए नेट फोर्स क्या होगा, तो इस पर जो नेट फोर्स लगना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तो इस पर पहले इसके थ्रू निकाल लीजिए, तो क्या होगा 1/, इसको पॉइंट A कर लीजिए, इसको B कर लीजिए, इसको P कर लीजिए, तो P से A पर लगने वाला फोर्स तो क्या हो जाएगा FP, P के द्वारा A पर लगने वाला फोर्स प्लस FB क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वेक्टर सम। चलिए अब आइए इनके मैग्नीट्यूड पर विचार करके लिखते हैं। FP की वैल्यू 1/4πε0, ठीक है, Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपन r² x/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 1/4πε0 Q इंटू Q कैपिटल Q अपन x का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x होगी, इक्वल टू 0। अब यहीं से आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q x²/4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसको उधर ले जाइए, माइनस 1/4πε0 q²/x², ये हो गया खत्म। कैपिटल Q से एक Q कट जाएगा, एक Q बच जाएगा, x² कट गया, ये 4 चला गया ऊपर, तो क्या बचा, ध्यान दीजिए 4q = माइनस का q, हमको स्मॉल q की वैल्यू चाहिए, वो क्या आ गया -q/4, ये आपका आंसर होगा -q/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपने पढ़ाए हुए पिछले 10 लेक्चर के बेसिस पर नीट में आज तक उन सभी लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने आपको कराया। विश्वास करिए ये चैनल आपको सबसे बेहतर कोशिश करता है कि देने की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ बेहतर सिखा सकूँ, बेहतर बता सकूँ। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। बाकी कल से हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोशिश करूँगा कि उससे पहले मैं जेई के क्वेश्चंस करा सकूँ, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक लाइंस मैं शुरू करूँगा, एरिया वेक्टर, उसके बाद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर कंडीशंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।